नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक कुमार जी। अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। जी जी जी, अब धन्यवाद। अभिषेक भाई, चुनाव हो गया, सरकार बन गई, सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया, मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया, विधानसभा स्पीकर का चयन भी हो गया। लेकिन फिर भी एक बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के पास एक प्लान बी है और उस प्लान बी को एग्जीक्यूट करने की तरफ अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ तय हो गया, फिर भी प्लान बी की जरूरत पड़ रही है, क्यों? देखिए, नीतीश कुमार के साथ सब कुछ उनकी इच्छा के मुताबिक ही नतीजा आ गया, ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि ये कोई भी राजनेता जो सत्ता में बैठना चाहता है, जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना चाहता है, इस बात को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता कि कोई दूसरी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा अब चाहे जैसे भी आया हो, उस आंकड़े को ही यदि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव माने, अब चुनाव आयोग मानता है तो हमें भी मानना ही पड़ेगा। यदि मान लें तो 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। नीतीश कुमार की पार्टी 4 सीटें पीछे है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड बहुत जल्द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि कई सारे छोटे विधायक दलों पर उसकी नजर है और बातचीत उसकी काफी आगे बढ़ी भी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 89 विधायकों के साथ है, वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की महत्वाकांक्षा से पीछे हटेगी और लंबे समय तक इसको दबाए रखेगी। ये बात अब सभी जानते हैं कि बीजेपी ऐसा कतई नहीं करेगी। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी को अपना गेम खेलने का मौका दे देंगे, ये आपको लगता है क्या कि ऐसा नीतीश कुमार कभी करेंगे? और नीतीश कुमार की तो एक दिली तमन्ना रही है कि राजद उनसे छोटी पार्टी रहे और विधानसभा में सरकार चलाए साथ में। वो तमन्ना उनकी पूरी करा दी है बिहार की जनता ने। और जब वो तमन्ना उनकी पूरी हो गई है, हाँ, राजद की 10 सीटें ज्यादा होती, भाजपा के पास 10 सीटें कम होती, तो नीतीश कुमार अपने खेल को ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट कर पाते। लेकिन अब जो स्थिति है कि अब थोड़ा सा उनको इंतजार करना होगा, छोटे छोटे दलों वाले ऑपरेशन को पहले करना होगा, उसके बाद नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे। कौन नहीं चाहता है भारत में, कौन मुसलमान वोटों से अपनी दूरी बनाए रखना चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि बिहार के अल्पसंख्यक वोटर जो थोक भाव में एक तरफ ही जाते हैं, उनको अपने विरोधी पाले में रखा जाए? और वो भी नीतीश कुमार, जिनको अपने बेटे की पॉलिटिकल एंट्री भी करानी है और 2030 के आसपास उनको सत्ता भी सौंपनी है। ये चर्चाएं भी बिहार में चल रही है। क्या वो कभी चाहेंगे कि उनके बेटे की एंट्री एक तथाकथित कम्युनल एंड से हो? कोई भी राजनेता कभी ये बात नहीं चाहेगा। एक परमानेंट छवि, अब नीतीश कुमार आरएसएस की बैकग्राउंड से आए हुए होते तो क्या उनको मुसलमानों के वोट कभी मिलते? जो भी थोड़े बहुत मिल रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को वोट इसलिए मिलते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल ग्रूमिंग हमेशा एक सेकुलर कैंप से रही। बाद में एक मजबूरी का गठबंधन भाजपा के साथ बना। अब उनके बेटे की पॉलिटिकल ग्रूमिंग ही बीजेपी के साथ शुरू हो, ये बात बिहार की जनता भी जानती है कि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे और कोई भी समझदार आदमी जानता है। जी। लेकिन एक बात जो आपने कही अभिषेक भाई, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि बेटे की एंट्री। अब ये कहा जाता है कि बेटे की राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि बार बार वो नीतीश कुमार की कामों का जिक्र करते रहे, बिहार की जनता को चुनाव जिताने की अपील करते रहे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपने पिता यानी नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और दावेदार बनाने की अपील करते रहे। लेकिन क्या वाकई बेटे की एंट्री होगी? और क्या बेटे की एंट्री ही प्लान बी है, या नीतीश कुमार का प्लान बी कुछ और है, कुछ बड़ा है, जिसे मोदी शाह भी जिसकी था नहीं ले पा रहे? देखिए, एक दुविधा नीतीश कुमार के पास है। 2020 में जब राज्यसभा चुनाव हुआ था, जो राज्यसभा सीटें अभी खाली हो रही है, उस समय जेडीयू के पास 73 विधायक थे, मार्च अप्रैल 2020 में। और उस वक्त जो राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जेडीयू को 2 सीटें मिली थी। आज भी 2 सीटें ही जेडीयू को मिलेंगी, ये तय मानिए। और उन 2 सीटों में से एक पर उपसभापति हरिवंश और दूसरे पर रामनाथ ठाकुर राज्यसभा गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब वो दोनों रिपीट होंगे तो मनीष वर्मा कैसे जाएंगे? मनीष वर्मा को दिल्ली भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे को ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए भी मुश्किल काम है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और
अति पिछड़ा राजनीति में बीजेपी अपना स्टेक बढ़ाना चाहती है, तो इससे सीधा मैसेज जाएगा। लेकिन मनीष वर्मा को दिल्ली में बनाए रखना, यह भी उनको जरूरी है कि वो दिल्ली में अपोजिशन कैंप के साथ भी बात करने वाला अपना एक आदमी रखे। अभी फिलहाल कौन है? ललन सिंह और संजय झा है। ललन सिंह और संजय झा का एक पक्षीय रुझान फिलहाल दिखता है। मनीष वर्मा के बारे में उनको करीब से जानने वाले कई लोगों ने मुझे बताया कि मनीष वर्मा मंडल पॉलिटिक्स और सेकुलर पॉलिटिक्स के पैरोकारों में गिने जाते हैं, और नीतीश कुमार के आसपास आजकल वही दिख रहे हैं। तो एक ऐसा आदमी उनको दिल्ली में जरूरी है जिसको वो दूसरे खेमे के साथ भी बातचीत कर सके। मान लीजिए पटना में लालू यादव से बात करनी है, दीपांकर भट्टाचार्य से बात करनी है, उसमें तो नीतीश कुमार खुद सक्षम है, वो बातचीत तो पटना में ही हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति संतुलन पर आधारित है, नवीन पटनायक वो संतुलन नहीं बना पाए। वो भी अगर संतुलन बना के रखते कि भाजपा और कांग्रेस में विपक्ष परिवर्तन कराते रहना है, वहां पर मुख्य विपक्षी दल कौन हो, थोड़ा कांग्रेस को स्पेस दे के रखना है ताकि ये दोनों, तो शायद नवीन पटनायक की सत्ता नहीं जाती, जबकि वो हमेशा बहुमत के साथ आते रहे। नीतीश कुमार कभी बहुमत के साथ नहीं आए, लेकिन बावजूद उनकी सत्ता कायम है। कारण यही है कि वो बैलेंसिंग एक्ट खेलते रहे। ना तो वो बहुत कमजोर राजद को देख सकते हैं, ना बहुत कमजोर भाजपा को देख सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने वाले हैं नीतीश कुमार, और सिर्फ इसलिए ताकि जो दूसरा चैनल है जो बंद हो गया है संजय झा और राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह की वजह से, वो दूसरा चैनल खोलकर रखा जा सके, ताकि तमाम पक्षों से संवाद कायम रखा जा सके कि अचानक अगर उनका मन न लगने लगे उस तरफ, तो फिर मन बहलाने का इंतजाम हो जाए तुरंत। देखिए, विधानसभा में अभी उन्होंने जो बात कही है, और महागठबंधन में रहते हुए सितंबर 2023 में मोतिहारी में राष्ट्रपति के सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में जो बात कही थी, उन दोनों बातों पर आप गौर कीजिए। पहले मोतिहारी वाली बात हम करते हैं। जब उन्होंने सितंबर 2023 में मोतिहारी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सामने मंच के नीचे बैठे भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अरे आपसे हमारी दोस्ती थोड़े ना कभी खत्म हो जाएगी, आपके साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्ती तो हमारी पहले से है, वो बनी रहेगी। ये कहा था कि साथ नहीं जाएंगे। अब यहां देखिए विधानसभा में क्या कहा है, परसों की बात है। भाई वीरेंद्र को क्या कहा उन्होंने और राजद विधायकों को कि आप लोग तो हमारे साथ थे, तो हमारा बात बतवा हमारा मनवे करते थे, मतलब उनकी बात मान ही रहे थे नीतीश कुमार की बात, और काम भी ठीक कर रहे थे। ये भी कहा बाद में गड़बड़ करने लगे इसलिए अब कभी नहीं जाएंगे। मतलब दोनों बातों का लब्बु लुआब एक है। मोतिहारी में जब कहा तो 3 महीने में पलट गए, 3 से 4 महीने में। और अभी कहा है उन्होंने विधानसभा के अंदर कि आप लोग तो हमारा बात सब मान लेते थे, बाद में गड़बड़ करने लगे इसलिए अब कभी नहीं जाएंगे। यानी बाद में जो गड़बड़ कर रहे थे वो बाद में गड़बड़ करने के लायक जनता ने आपको छोड़ा नहीं है। जनता ने आपको 25 पे सिमटा दिया है, आपके गठबंधन को 35 पर सिमटा दिया है। तो बाद में जो गड़बड़ करने लगे थे तो वो गड़बड़ के लायक जनता ने नहीं छोड़ा है, लिहाजा अब आप हमारे साथ आने की योग्यता हासिल कर चुके हैं। नीतीश कुमार के कहने का मतलब तो यही था। मतलब सिर्फ अब वक्त का इंतजार है, मूड तो लगभग वो बना ही चुके हैं। हालांकि विधानसभा का अंक गणित कुछ ऐसा हो गया है, जनादेश, अब उसको जनादेश कह लीजिए या ज्ञानादेश कह लीजिए, लेकिन कागजों में वही है कि वही स्पष्ट नतीजा है। उससे थोड़ा बहुत उनको समय लग रहा है। एक बड़ी बात कही जाती है अभिषेक भाई कि नीतीश कुमार जिस विचारधारा से आते हैं, समाजवादी विचारधारा से आते हैं, वो शायद इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने उस विचारधारा से आने के बावजूद वो परिवार की तरफ नहीं गए। लेकिन अब उनकी पार्टी में 3 विचारधारा है। एक वो जो पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है, सरेंडर कर चुके हैं, और उनको उनका सीधा मानना है कि भाजपा के साथ ही रहना चाहिए। दूसरे लोग वो हैं जो चाहते हैं कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ प्रभावित है। लेकिन एक तीसरा धड़ा है जो नीतीश कुमार के अपनी करीबी है, उनको लगता है कि बिहार में तीसरी ताकत के रूप में जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बने रहना चाहिए, और उस तीसरी धड़ा का ये मानना है कि इसलिए निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाना चाहिए। क्या वाकई नीतीश कुमार, अब बार बार इसको लेकर कई तरह के किंतु परंतु निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई नीतीश कुमार अब ये फाइनल फैसला कर चुके हैं? क्या निशांत भी फाइनल फैसला कर चुके हैं? और राजनीति में अगर उनका पदार्पण होगा, मनीष वर्मा को तो राज्यसभा भेजा जाएगा,
कि दिल्ली में वो राजनीतिक समीकरण साधे। लेकिन निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी, क्या दिया जाएगा उनको, क्या सौंपा जाएगा उनको? और खास तौर से तब मैं जिक्र कर दूं जब अभी कुछ दिन पहले संजय झा भी यही कहते हुए नजर आए कि नहीं, निशांत को अब राजनीति में आगे आना चाहिए, पार्टी में आकर उनको काम करना चाहिए। मतलब संदेशा तो सबको मिल गया है कि अब आने वाले हैं पार्टी के अगले या भावी जो चेहरे हैं वो। देखिए, मैं कल भी किसी चैनल पर था और मैंने कहा था कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड में बैरम खां बनने की होड़ लगी है। बैरम खां, आपको याद होगा कि अल्पवयस्क अकबर की जब ताजपोशी हो रही थी, उस वक्त बैरम खां एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। शुरुआती दौर में परोक्ष रूप से सत्ता का संचालन भी बैरम खां ही कर रहे थे। यहां जनता दल यूनाइटेड में ये बात सबको पता चल चुकी है कि निशांत का आना तय है। अब वो बरास्ते विधान परिषद आते हैं या बरास्ते राज्यसभा आते हैं, ये देखा जाना है। उम्मीद है कि बरास्ते विधान परिषद ही वो आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उनको पटना में रखना चाहेंगे। जब उत्तराधिकार सौंपने की बात है तो पटना में रखना चाहेंगे। लेकिन यह भी तय मानिए कि इस विधानसभा के कार्यकाल में, चाहे यह विधानसभा 5 साल का कार्यकाल पूरा करे या पहले उसके चुनाव कराए जाए, इस विधानसभा के कार्यकाल में निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन इस विधानसभा के कार्यकाल में वो बरास्ते विधान परिषद विधानमंडल के सदस्य बन जाएं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि अगले 3 महीने में जो चुनाव है उसी में बन जाए। पहली बात। दूसरी बात, आपने वो बैरम खां वाली बात जो कही सुनी, बैरम खां जो बनना चाहते हैं लोग, उनमें एक संजय झा भी हैं और मनीष वर्मा भी हैं। मनीष वर्मा नालंदा लॉबी के हैं और जहां तक मैंने पता किया निशांत के बेहद करीबी हैं। तो मनीष वर्मा उस भूमिका में आना चाहते हैं, इसलिए वो सार्वजनिक तौर पे कुछ बोलेंगे नहीं। उनको बोलने की जरूरत नहीं है। उनको टीवी चैनल के माध्यम से या माइक देखकर गला फाड़ के बताने की जरूरत नहीं है कि हम नीतीश कुमार के और निशांत के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन संजय झा को यह बताने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिए। तो संजय झा वो बता रहे हैं। नहीं, पूरा लेकिन बैरम खेल। खां, लेकिन अभिषेक भाई बैरम खां बनना चाहते हैं, मेरे पास जो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, आप ये देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह। मतलब नीतीश कुमार ने अगर किसी को कमान सौंपी पार्टी की और फिर जब कमान उनसे वापस ली तो उस नेता के लिए जनता दल यूनाइटेड में जगह बची नहीं। राजीव रंजन सिंह भी गए, नहीं फिर नहीं, वापस देखिए, आए। उसमें उसमें देखिए 2 चीजें हैं। ललन सिंह के पहले जिनसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ली गई, वो उपेक्षा का शिकार हुए और उसके कारण दूसरे थे। ललन सिंह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने, उसके कारण दूसरे थे। उसके कारण दरअसल ये थे कि महाराष्ट्र का, आपको जजमेंट याद होगा सुप्रीम कोर्ट का, कि किसी भी परिस्थिति में विधानसभा स्पीकर के लिए बाध्यकारी है कि पार्टी का असली व्हिप उसे ही माने जो पार्टी का आलाकमान तय करे। फ्लोर लीडर का व्हिप असली व्हिप नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा का चुनाव वो लड़ते नहीं है। तो विधानसभा कल को उनका अगर विधायक दल का नेता ही अगर बिक जाए, कल को वही दूसरे पाले में किसी गुवाहाटी मॉडल की तहत चला जाए, जैसे एकनाथ शिंदे चले गए थे, चूंकि वहां भी विधान परिषद में थे उद्धव ठाकरे, तो फिर वो कहेगा कि भाई फ्लोर लीडर पार्टी आला कमान अगर ललन सिंह है, कल को ललन सिंह और दूसरे पाले में मान लीजिए चले गए, तो आला कमान तो वही है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि भाई आला कमान बनना जरूरी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर को उन्होंने टेक ओवर किया। अब तो कम से कम यह तय हो गया कि पार्टी व्हिप, जिसके इशारे पर सदन में वोटिंग होती है, जिसके 3 लाइन के व्हिप के इशारे पर सदन में विधायकों को चलना होता है, वो पार्टी व्हिप वही होगा जो नीतीश कुमार के द्वारा नामित होगा। तो उनको खुद अध्यक्ष पद का चार्ज लेने के पीछे की असली कहानी ये है। लेकिन उस समय की परिस्थिति जैसा कि आपने बताया दूसरा था। अब संजय झा भले ही बैरम खां बनना चाहे, लेकिन संजय झा को लेकर नीतीश कुमार की एक सोच बन चुकी है। संजय झा को जिस काम के लिए पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्होंने भेजा, उस काम को लेकर भी नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि नहीं, उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया, जनता दल यूनाइटेड के हितों की रक्षा उस तरह से नहीं की। अगर टिकट बंटवारे और सीट बंटवारे के समय मनीष वर्मा अचानक सक्रिय ना होते तो फिर हो सकता था कि जनता दल यूनाइटेड के साथ कई सीटों पर खेला हो जाता। ये तमाम चीजें वो जानते हैं। तो अब अगर सरकार का चेहरा नहीं बनेंगे इस विधानसभा में, कम से कम निशांत कुमार, लेकिन पार्टी का चेहरा बनाने की कवायद तो शुरू होगी। और उस हालत में 2 नेताओं का भविष्य,
दर्शकों को बताइए। एक तो हरिवंश साहब, क्योंकि राज्यसभा का टिकट उन्हीं का कटेगा, ज्यादा संभावना इस बात की है, और दूसरा संजय झा। इन दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, नीतीश कुमार ने क्या सोचा होगा इन दोनों नेताओं के बारे में? देखिए, संजय झा कभी कोई चुनाव जीते नहीं। एक बार दरभंगा से लोकसभा भी लड़े तो शायद जमानत जब्त हो गई थी। तीसरे नंबर पर थे 2014 में। विधान परिषद के रास्ते 2 बार विधान परिषद में आए, एक बार भाजपा से और एक बार जेडीयू से, और अब राज्यसभा में है। तो पिछले दरवाजे की राजनीति करते रहे। स्वाभाविक है कि संजय झा रामगोपाल यादव नहीं है जो 1992 से आज 33 बरस हो गए लगातार राज्यसभा में बने हुए, आप देख रहे हैं। 5वां कार्यकाल शायद उनका चल रहा है राज्यसभा में, 6ठा कार्यकाल, सॉरी, रामगोपाल यादव का 6ठा कार्यकाल चल रहा है ना राज्यसभा में। नहीं, वो उनका उनका एक अलग ही कद है समाजवादी पार्टी में, उनकी जरूरत भी उनका है। एक अलग पद है। संजय झा भी उस पोजीशन को अटेन नहीं कर पाए, वहां तक वो पहुंच नहीं पाए, ये बात माननी होगी। और पहुंच भी नहीं सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी का मोडस ऑपरेंडी दूसरा है। जनता दल यूनाइटेड में अगर हम नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं तो क्या किसी भी व्यक्तित्व की चर्चा करें तो सबके व्यक्तित्व में कुछ खासियत और खामियां हैं। मनुष्य कोई पूर्ण होता नहीं है। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में ठीक है, खासियत है कि वो राजनीति बहुत अच्छी समझते हैं, प्यादों से खेलना बखूबी जानते हैं, और बिहार के लिए थोड़ा या ज्यादा कुछ भी किया है तो नीतीश कुमार का काम तो कम से कम दिखता है, ये बात की खासियत है। लेकिन उनकी खामियों का जिक्र करें, नीतीश कुमार पार्टी में लीडरशिप ग्रूमिंग प्रोसेस के लिए सबसे बड़ी बाधा है। नीतीश कुमार पार्टी के अंदर नेतृत्व पैदा नहीं कर सकते क्योंकि राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ही ऐसा रहा है कि वो हमेशा असुरक्षा भाव से घिरे रहे। अब हो सकता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले व्यक्ति शुरुआत के 3 चुनाव हार जाए, 2 विधानसभा, 1 उपचुनाव, उसके बाद असुरक्षा का भाव स्वाभाविक है कि आ ही जाता है। उनके साथ के लोग लालू यादव, रामविलास पासवान लोकसभा विधानसभा सब देख लिए थे, वो सड़क पर ही थे। हो सकता है कि इन सब परिस्थितियों में मनुष्य के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर जाता हो, ये मैं नहीं जानता। तो असुरक्षा का भाव लेकिन नीतीश कुमार में है, और यही नतीजा है कि किसी नेता की बजाय वो पार्टी को पीए मॉडल में चलाते हैं। ललन सिंह कभी सुधा श्रीवास्तव के पीए थे जो बिहार सरकार में मंत्री थी, उनके वो नीतीश कुमार के करीबी हो गए, पार्टी की कमान ले गए। बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर नीतीश कुमार तक के ओएसडी और पीए रहे। आरसीपी सिंह वो भी आ गए, वो भी पार्टी की कमान ले गए। राजीव प्रताप रूडी के पीए रहे संजय झा, वो भी आ गए, वो भी पार्टी की कमान ले गए। तो इस पीए मॉडल में जब चलाएंगे तो याद रखिए पीए किसी का नहीं होता। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, पीएल पूनिया एक समय में मायावती के कितने करीबी थे। पूरा देश जानता है कि मायावती के शासन में पीएल पूनिया की क्या धमक थी। लेकिन क्या वो मायावती के हो गए? क्या वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति लॉयल रह पाए? नहीं रहे। और 2009 का लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तो बसपा के लोगों को मायावती का साफ निर्देश था कि अगल बगल की 5 सीटें भले ही हार जाए, पीएल पूनिया जो कांग्रेस कैंडिडेट है बाराबंकी से, वो नहीं जीतने चाहिए। बावजूद पीएल पूनिया लोकसभा पहुंचे थे। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए पीए मॉडल में जब आप चलाएंगे तो पीए कभी किसी के नहीं होते। इंदिरा गांधी के पीए हुआ करते थे आरके धवन, राजीव गांधी के टाइम में किनारे लगा दिए गए थे। गोल्फ लिंक्स में बैडमिंटन खेलने तक खुद को सीमित रख लिए थे राजीव गांधी, उन पर भरोसा नहीं कर पाए थे। तो कभी भी आरके धवन से पीड़ित, आपने आरके धवन का जिक्र किया तो राजेश खन्ना भी पीड़ित थे कि उनके इलेक्शन मैनेजर थे और एक समय ऐसा आया कि उनका ही टिकट काट के आरके धवन चुनाव लड़ गए थे। वही कह रहे हैं कि देखिए पीए कभी भी क्या है, आप पीए को पार्टी की कमान देंगे, पीए को महत्वपूर्ण रोल में रखेंगे तो चाहे नीतीश कुमार हो। अब दूसरे की बात क्या करें, जो बैसाखियां होती है उनकी बात हम क्या करें। पीए मतलब एक बैसाखी। जब दामाद अपना नहीं हुआ एनटी रामाराव का, ताकत दे रखी थी, तो दूसरे का क्या भरोसा है। वित्त मंत्री थे, एनटी रामाराव बीमार रहते थे तो कैबिनेट की अध्यक्षता भी करते थे, नंबर 2 की पोजीशन में थे, मतलब बिना मुख्यमंत्री बने वो मुख्यमंत्री जैसी हैसियत में थे। सुपर चीफ बावजूद मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया चंद्रबाबू नायडू ने, पूरे देश ने देखा कि क्या किया। ससुर को कुर्सी से हटाया, ससुर को हार्ट अटैक भी बाद में आ गया। एक सवाल बड़ा दिलचस्प है, आपने कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के अंदर नेता पैदा नहीं कर सकते, और वाकई इतिहास यही कहता है। अब उनके सामने दिक्कत है कि मान लीजिए बेटे को अगर वो लेके आएंगे तो बेटे को नेता बनाना होगा,
उस बेटे को जो राजनीति से बिल्कुल अलग थलग रहे, राजनीति के दांव पे उस तरह से, तो शायद मुझे लगता नहीं कि आज की तारीख में वो नीतीश कुमार से के 10% भी समझ पाते होंगे। तो फिर निशांत कुमार की ग्रूमिंग कैसे होगी, कैसे वो यही निशांत तो कुमार को सवाल एक नेता है। बनाएंगे? देखिए, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार में एक फर्क है। मुलायम सिंह यादव ने, जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि चंद्रशेखर नेता बनाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी नेता बनाते थे, हरकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बासु नेता बनाते थे। मुलायम सिंह यादव बाद के दौर में कहे जाते हैं कि वो नेता बनाते थे। मुलायम सिंह यादव ने नई पीढ़ी में भी नेता बनाए। अखिलेश यादव को के आने के पहले, उनके हाथ में कमान देने के पहले अखिलेश के लिए एक टीम तैयार कर दी। नीतीश कुमार जो टीम तैयार कर रहे हो कौन है? वो संजय झा जैसे लोग हैं, वो मनीष वर्मा है। मैं मनीष वर्मा और संजय झा पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन पीए मॉडल में जो पार्टियां चलती है उनका क्या हश्र होता है, मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूं। हो सकता है कि ये उससे अलग हो, जो अब तक का इतिहास रहा है उससे अलग हो। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है, इतिहास से सबक लेना चाहिए। आप देखिए, विजय राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया के बीच मतभेद कैसे बढ़े थे। उनके भी एक पीए थे, आंग्रे। आपको सारी कहानी पता है कि किस तरह से मतभेदों को हवा देने में उनकी भी भूमिका बड़ी मानी जाती है, उन्हीं की भूमिका बड़ी मानी जाती है। तो कभी भी आप देखिए, पीए मॉडल में पार्टी चलाएंगे तो उसका हश्र यही होगा, कुछ नहीं हो सकता उसके आगे। नहीं तो नीतीश फिर कुमार के लिए अगर, निशांत निशांत की के लिए अगर ग्रुप। टीम तैयार हो रही है, उस टीम में संजय झा यदि होते हैं, उस टीम में मनीष वर्मा होते हैं, और पॉलिटिकल लोग, नए जनरेशन के लोग निशांत के साथ नहीं होते हैं, फिर तो दिक्कत है। फिर पार्टी को आगे ले जाने के लिए राजीव गांधी के साथ क्या था? राजीव गांधी जब आए, एक ट्रेजेडी के बाद, एक दुखद परिस्थिति में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजीव गांधी के सामने जो टीम थी वो एक से एक घाक कांग्रेसियों की थी, इंदिरा गांधी के जमाने के। राजीव गांधी 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री, और कैबिनेट में 70 साल के लोग भरे हुए हैं। उनकी कैबिनेट में नरसिम्हा राव भी हैं, तो उनकी कैबिनेट में और भी पुराने पुराने लोग हैं। अब्दुल गफूर भी है, दिनेश सिंह भी है, इस तरह के लोग हैं उनके साथ, विश्वनाथ प्रताप सिंह है। तो राजीव गांधी की जो कैबिनेट थी, उसमें राजीव गांधी के लायक कौन लोग थे? राज्य मंत्री लोग थे, अरुण नेहरू हो या आरिफ मोहम्मद खान हो या अरुण सिंह हो, इस तरह के लोग थे। अपनी टीम तो उनकी कैबिनेट में भी नहीं थी। अब दिक्कतें हुई, क्योंकि एक जनरेशन के बीच का जो गैप है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो एक हो ही नहीं सकती है। निशांत कुमार के लिए नीतीश कुमार ने कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि किसको लेकर के वो आए हैं। आप देखिए, हम लोग नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना करें, क्योंकि हम पत्रकार हैं, जो सत्ता में रहेगा आलोचना करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम आलोचनात्मक समीक्षा ही करेंगे, नरेंद्र मोदी सत्ता में हो या राहुल गांधी सत्ता में हो। में हमारा यही काम है कि उनके क्रियाकलाप की आलोचनात्मक समीक्षा करना। नरेंद्र मोदी की हम जितनी आलोचना करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा जैसे लोग मोदी की कैबिनेट में अगर 2014 में आ गए होते, तो नरेंद्र मोदी को ये लोग बबुआ बनाकर छोड़ देते, ये जान लीजिए। लिहाजा उन्होंने उस पूरे जनरेशन को किनारे कर दिया, एक झटके में किनारे कर दिया। और जो समकक्षों वाली टीम थी वो आ गई, जिसमें राजनाथ सिंह थे प्रोमिनेंट रोल में, नितिन गडकरी थे, जिसमें सुषमा स्वराज थी, जिसमें मनोहर पर्रिकर थे, जिसमें अनंत कुमार थे। मतलब जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जो नरेंद्र मोदी के समकक्ष एक जमाने में थे, वो अब लीड रोल में आ गए। वो पूरी एक जनरेशन एक साथ आ गई। सुशील मोदी को छोड़ करके वो पूरी जनरेशन दिल्ली पहुंच गई थी। और इसके बाद जो चेंज का एक दौर शुरू हुआ, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता आगे आते रहे। तो बिहार की राजनीति में जो तीसरा फोर्स है, फिर वही बात, 15 से 20% के लगभग वोट बैंक। नीतीश मन बना चुके हैं, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, आपने कहा एमएलसी के जरिए रास्ते में आएंगे, मनीष वर्मा राज्यसभा आएंगे। बिहार की राजनीति के लिहाज से चलिए, एक चुनाव तो हो सकता है कि निशांत कुमार पिता की विरासत के नाम पे थोड़ा बहुत खेल जाए, लेकिन फिर सवाल वही कि जिस तरह से ग्रूमिंग की जानी चाहिए, जिस तरह से उनको सामने लाया जाना चाहिए, क्या वाकई नीतीश कुमार इस हालत में है? और खासतौर से मैं दर्शकों को एक बता दूं, बड़ी दिलचस्प बात, बहुत कम लोगों को पता होगी कि जब लालू यादव ने यह तय कर लिया, उनके परिवार में भी बहुत सारे झगड़े थे, लेकिन जब लालू यादव ने तय कर लिया कि विरासत जो है वो बड़े बेटे को नहीं छोटे बेटे को देनी, तो उसमें कई तरह की दिक्कतें थी, पारिवारिक विरासत थी, उनके ब्रदर इन लॉ के कई तरह के ऐसे हरकतें थी
जिसकी वजह से ये लगा कि नहीं, ग्रूमिंग एक अलग तरह की होनी चाहिए। तो हमें ये पता लगा कि भाई चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता हो, उन नेताओं के पास तेजस्वी यादव गए और उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिल्कुल शुरुआती दौर में विधायक बने और उसके बाद जो वो विधानसभा में भाषण देते थे किसी मजे हुए नेता की तरह से देते थे, कहीं अटकना नहीं, कहीं रुकना नहीं, और उनकी भाषण शैली जबरदस्त थी उस समय। और किसी नए नेता के लिए ऐसा बोल पाना, क्योंकि हम देखते हैं कि 20-20, 30-30, 40 साल राजनीति करने के बाद भी कोई संसद में आता है और मैडम पहला स्पीच भाषण देने को खड़ा कर दिया जाए तो कागज इधर उधर बिखर जाते हैं, वो लाइनें भूल जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है। तो क्या उसी पैटर्न पे नीतीश कुमार चलेंगे कि इस देश के कद्दावर नेताओं के पास निशांत को भेजा जाए राजनीति को समझने के लिए, राजनीति को जानने के लिए, और इस देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं और उनकी अगली पीढ़ी के साथ जो है वो निशांत कुमार का 1-to-1 जो है कांटेक्ट है वो हो सके। वो बाइट देना तो उन्होंने शुरू कर दिया है, टीवी मीडिया को बयान देना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी उसमें उस फ्लो की कमी नजर आती है जो वाकई एक नेता में, जो जन नेता बनना चाहता है, जिसको पार्टी की कमान मिलनी है, जिसको आने वाले दिनों में सरकार की कमान भी मिलनी है, उसकी कहीं ना कहीं कमी झलकती है। देखिए, कहीं किसी के साथ भेज देने से कोई नेता नहीं बनता कि 2 दिन 4 दिन जाके कोई इंटर्नशिप, कोई कोर्स नहीं है कि ये कर लिया। और जहां तक राजनीति सीखने सिखाने की बात है, तो आधुनिक भारत में, उत्तर भारत में जो अभी मौजूदा राजनीतिक पीढ़ी है, नीतीश कुमार से स्मार्ट पॉलिटिशियन तो किसी भी राज्य में, कम से कम हिंदी भाषी भारत में किसी पार्टी में नहीं है। ये बात दावे के साथ कही जा सकती है। बिहार से लेकर राजस्थान तक आप चले जाइए, नीतीश कुमार और फिर उसके बाद नंबर 2 पर मैं रखता हूं अशोक गहलोत को। इनसे ज्यादा स्मार्ट पॉलिटिकल ब्रेन किसी के पास नहीं है। तो सीखने के लिए तो घर में ही मौजूद है। अभिषेक मनु सिंघवी को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में कुछ सीखना था तो एलएम सिंघवी से बड़ा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इस देश में हम लोगों ने तो सुना नहीं था। लेकिन जो घर में है उन्होंने किसी को सिखाया नहीं आज तक, तो सिखाया कैसा जाए, है कि ये भी किसी तो को बड़ा सिखाया है। नहीं। तो पहली चीज ये कि राजनीति करने के लिए जो सबसे पहले जरूरी है, पॉलिटिशियन कहां से आते थे? पॉलिटिशियन आते थे संघर्ष से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो। पुराने जमाने के भारत के पॉलिटिशियन आप देखें तो कहां से आते थे? प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से, फर्गूसन कॉलेज से, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर जो थोड़े आर्थिक रूप से संपन्न थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आते थे। अमेरिका में भी यही होता है। अब इंडिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया है, लोगों के दिमाग में भर दिया गया, खास करके एक स्टीरियोटाइप मिडिल क्लास के दिमाग में भर दिया गया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लड़के राजनीति करते हैं वो लोफर आवारा किस्म के होते हैं, पढ़ने लिखने वाले नहीं होते। ये चीज दिमाग में भर दी गई, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा देश को हो रहा है। न तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब पॉलिटिकल लीडर में, अब नरेंद्र मोदी क्या है, वो कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, और उनकी बात पर हम विश्वास कर ले तो मानते हैं कि वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े। लेकिन देश के अंदर एक संदेह का वातावरण तो बना हुआ है। अमित शाह कहां से आए हैं? क्या कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं? लेकिन आप इनके ठीक पहले की पीढ़ी को देखिए, या इन्हीं की पीढ़ी में भाजपा को देखिए। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सब उसी से आए, ममता बनर्जी आई उसी से। तो ये ग्रूमिंग प्रोसेस बंद कर दी गई। ये ग्रूमिंग प्रोसेस बंद होने का नतीजा ये हुआ कि हर पार्टी में दिक्कत आने लगी। एक ही पार्टी में समस्या नहीं है, हर पार्टी में दिक्कत आने लगी। अब कॉरपोरेट के एजेंट की तरह कोई नेता आता है। बहुत सारी पार्टियों में आप देखें तो कॉरपोरेट के एजेंट की तरह नेता आते हैं। उनको वहां बनाया जाता है कि उनके हितों का संरक्षण करना है। ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स जहां से संघर्ष करके नेता तैयार होते हैं, इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी आप देखिए, जब उसमें कमी आएगी तो अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर टाइप लोग आ जाएंगे उस वैक्यूम को भरने के लिए, जो और भी खतरनाक प्रवृत्ति है। या फिर परिवार के अंदर से लीडरशिप देखी जाएगी। परिवार के अंदर से जो लीडरशिप आई है उसमें संघर्ष करके तो सिर्फ स्टालिन को छोड़ दे तो कोई नहीं आया है। ना तो सुप्रिया सुले संघर्ष करके आई है, ना अजित पवार आए हैं, ना उद्धव ठाकरे आए हैं, ना आदित्य ठाकरे आए हैं, ना ही परिवार के अंदर से संघर्ष करके उमर अब्दुल्ला आए हैं, ना राहुल गांधी आए हैं। राहुल गांधी तो खैर अब जाके संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष एक बड़ा सवाल है, अगर नीतीश कुमार का ये जो प्लान बी है उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, बेटे को विरासत सौंपेंगे, बेटे को पार्टी सौंपेंगे, तो बेटे को 15-20% वोट बैंक भी एक तरह से सौंप के जाएंगे।
तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी का सपने का क्या होगा कि अपना मुख्यमंत्री बनाना है? वो होने देंगे इतनी आसानी से इसको? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जहां तक बात कर रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का जो पीक था वो 2014 था। 2019 में उसने विपक्ष की कमजोरियों से उसे रिटेन किया। पहली चीज तो यह कि पैन इंडिया पार्टी भाजपा नहीं बन पाई अब तक। कई सारे राज्यों में भाजपा के फुटप्रिंट सिर्फ कागजों पर है, दक्षिण भारत की बात करें तो पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता पर सवाल बहुत बड़ा है इस देश के अंदर। समाज का तकरीबन 30 से 40% हिस्सा, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि आपको वोट आ जाते हैं 35%, 36%, उसकी बात हम नहीं कर रहे, बल्कि जो वोट नहीं देता है, ऐसा नहीं है कि उसमें उस पार्टी की स्वीकार्यता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता, जो पहले कहा जाता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों में नहीं है, अब वो दायरा बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में इस देश के अंदर 40 से 45% ऐसे वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के को स्वीकार करने के लिए, उनको एक राजनीतिक दल के तौर पर ही एक्सेप्ट करने के लिए उनकी मानसिकता नहीं बनी है। यह बीजेपी की सबसे बड़ी विफलता है। ये बीजेपी खत्म नहीं कर पाई। अटल आडवाणी इसे खत्म करना चाहते थे, ये बात माननी होगी। बीजेपी ने सत्ता कायम कर ली, जैसे इंदिरा गांधी ने सत्ता कायम कर ली थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की जो सांगठनिक मजबूती थी, जो 1960-65 के दशक तक जो सांगठनिक मजबूती थी, उसको बरकरार नहीं रख पाई। एक व्यक्तिगत करिश्मे से और विपक्ष के कमजोर होने की परिस्थितियों का फायदा उठाकर 1971 हो कैसे चुनाव जीती इंदिरा गांधी? बैंकों के नेशनलाइजेशन और प्रीविपर्स की समाप्ति को गरीबी हटाओ के नैरेटिव से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अच्छे दिन आने की बात नरेंद्र मोदी ने की थी 14 में। 71 का चुनाव सांगठनिक संगठन दिख नहीं रहा था, लेकिन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि सामने भी किसी का संगठन बहुत मजबूत नहीं था। 80 जनता पार्टी की विफलता से जीती, और 84 लोकसभा नहीं बल्कि शोकसभा का चुनाव बनाकर जीता कांग्रेस ने। तो कांग्रेस पार्टी अपनी सांगठनिक ताकत के बूते जीत करके आई हो, यह 1967 के बाद दिखा नहीं, और 67 में ही झोल दिख गया था। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के साथ वही किया। 10 सालों के यूपीए रिजीम में देश के लिए जितना भी मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया हो, उस दरमियान कांग्रेस पार्टी ने जो 25-30 साल से संगठन में जंग लग रही थी, पार्टी में जंग लग रही थी, उसे खड़ा करने पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि संगठन पूरी तरह खोखला हो गया, और एक झटके के साथ कांग्रेस पार्टी विदा हो गई अन्ना आंदोलन के बाद। उसका तात्कालिक फायदा बीजेपी ने भी उठाया, जो जहां था वो वही उठाया। दिल्ली स्टेट में अरविंद केजरीवाल ने उठाया, जो जहां था कांग्रेस विरोधी माहौल का फायदा उठा ले गया। अब लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को सामाजिक स्वीकार्यता जो दिलानी थी, वो मोदी शाह नहीं दिला पाए। नहीं, लेकिन क्या इस हालत में भी बिहार में क्या वो नीतीश कुमार को अपना प्लान बी इंप्लीमेंट करने देंगे, प्लान बी पे काम करने देंगे, या जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, 2/3 वाली टूट तो संभव नहीं है। अब तो जो दल बदल कानून है, 2/3 वाली टूट कराना वो संभव ही नहीं है, और जब तक वो संभव नहीं है, आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से नहीं हटा सकते। भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दे, और नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तो अपनी पार्टी के अंदर चाहे वो जो प्लान एग्जीक्यूट करे, क्या फर्क पड़ता है? और कोई फर्क पड़ता है उससे तो एक बात है, विधायक नीतीश कुमार के लॉयल है। ललन सिंह और संजय झा को मिला दे तो कुल जमा 5 से 6 विधायक नहीं होंगे, दोनों को मिलाकर जो इनके अपने लोग होंगे। तो पार्टी के अंदर टूट की कोई संभावना मुझे तो दिखाई नहीं देती। और पार्टी के अंदर नीतीश कुमार ग्रूमिंग प्रोसेस तो करेंगे, लेकिन इस विधानसभा में नरेंद्र मोदी जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के हाथ में केंद्र की सरकार है, गवर्नर दिल्ली के इशारे पर आता है। अब वो जमाना गया कि नीतीश कुमार गठबंधन खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पाला बदल लेते थे। अब पाला बदलने के लिए उनको मंत्रियों को बर्खास्त करना होगा, जैसे 2013 में पूरी भाजपा के मंत्रियों को बिहार में बर्खास्त करके और खुद से बहुमत साबित कर दिया था। महज 126 विधायकों के बूते बहुमत साबित किया था। तो अब उसी तरह से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इस्तीफा देंगे, बॉल गवर्नर के कोर्ट में चली जाएगी। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर कुछ दिनों के बाद जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन भी जाए, तो बीजेपी के पास अब इतनी सीटें हैं कि बीजेपी यदि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे पाला बदलने के लिए, अगर देते हैं तब, हम नहीं कह रहे कि वो पाला बदल रहे हैं, जैसे ही वो इस्तीफा देंगे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का प्रयोग करने से हिचकेगी नहीं।
कतई बिल्कुल नहीं हिचकेगी, ये बात ध्यान इसमें रखिए। दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट है अभिषेक भाई, कि बजट सत्र से पहले हो सकता है कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनकर उभर कर निकल कर सामने आए। हाँ, वो बन जाएगी। वो बन जाएगी। और दूसरी चीज कि अगर उनका मन इस गठबंधन में नहीं लगेगा, उनके पास कुछ वैकल्पिक राजनीति की बात आएगी भी, तो वो इस बार इस्तीफा देके दोबारा शपथ ग्रहण करने का रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि बीजेपी के मंत्रियों को अपनी सरकार से बर्खास्त करने का एक लेटर जो है वो राजभवन भेज देंगे, और फिर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के कुछ विधायकों को मंत्री पद का दर्जा दिलवा देंगे, क्योंकि वो नंबर उनको ज्यादा सूट करता है। लेकिन क्या सिर्फ आरजेडी साथ आएगी? क्योंकि कुशवाहा की पार्टी टूटेगी, ओवैसी के विधायक क्या कुशवाहा करेंगे? की पार्टी का तो मर्जर होगा जेडीयू में, ये तो तय है। बिल्कुल। तो फिर इसके अलावा एक बड़ी बात, बिहार की राजनीति में अगर पार्टी टूटने की बात करेंगे ना, तो एक और दल का रिकॉर्ड बड़ा शानदार है, लोजपा का। तो भले ही वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हो, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक उनके हनुमान बनकर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और फिर ये पूरा प्रकरण होगा तो क्या 2029 के लोकसभा चुनाव के आसपास होगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये 2026 के एंड आते आते शायद एक नई तरह की परिस्थिति बिहार में बनेगी? मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, लेकिन विपक्ष का नेता बदल जाएगा। देखिए, पहली चीज ये है कि लोकसभा 229 तक तो चले, ये बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी 229 तक चलाने में दिलचस्पी लेंगे। और ये बात मैं 2029 इसलिए तक। कह रहा हूं जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से गया तो बाजी पलटी। उत्तर प्रदेश के हाथ से जाने का मतलब है कि सरकार पूरी तरह से दिल्ली की जा रही है। अटल जी की सरकार कैसे गई थी? 2004 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से निकल गई थी, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को फील गुड और इंडिया साइनिंग हो गया, आपने देखा ही होगा। उत्तर प्रदेश बचाने के पहले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये अगर लग जाएगा कि सत्ता हमारी जा सकती है, तो उसे बचाने के पहले हो सकता है कि दिल्ली में अपनी सत्ता को 5 साल के लिए सेव कर लेना। क्योंकि आप देखें 2026 के नवंबर तक इस लोकसभा के 2.5 साल हो जाएंगे। दूसरा, जिस तरह से ये लोकसभा चली है या जिस तरह से सरकार चलाई गई है, उस पूरी परिस्थिति को आप देखें कि सरकार कैसे चली है, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश में के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सक्सेस किस पर डिपेंड करता है? बीजेपी का सक्सेस डिपेंड करता है डोमिनेंट ओबीसी के बीच बाइफर्केशन के ऊपर। यादव बनाम गैर यादव की फीलिंग कुशवाहा, मौर्य, साक्य वगैरह में है, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का स्पेस बनता है। लेकिन लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया कि वो गैप अब फुलफिल हो रहा है। विधानसभा चुनाव ने हल्का दिखाया था झलक, लोकसभा चुनाव ने पूरा झलक दे दिया कि वो खत्म हो रहा है। और जब वो खत्म हो रहा है तो सबके सामने क्लियर हो गया कि मामला अब गलत डायरेक्शन में जा रहा है, भाजपा के लिहाज से गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब गलत डायरेक्शन में भाजपा के लिहाज से मामला जा रहा है, तब इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में हालात उल्टे हुए। तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में बिल्कुल प्लान बी पे काम करना नीतीश कुमार शुरू कर चुके हैं। हालांकि बिहार में कब विपक्ष का नेता बदलेगा, ध्यान से सुनिएगा, मुख्यमंत्री नहीं, विपक्ष का नेता कब बदलेगा, ये बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बनने वाले राजनीतिक माहौल पर भी निर्भर करता है। और मकर संक्रांति के बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन लग रहा है कि मामला फिर एक बार फंस गया है। तो देखते हैं कि राजनीति का जो ये ऊंट है वो किस करवट बैठता हुआ नजर आता है। अभिषेक भाई, हमारे यूट्यूब मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को तमाम तरह की नई जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी नमस्कार।